पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोटिंग हुई है और 2 दिन गुजरने के बावजूद पूरे नतीजे नहीं आ पाए हैं। ऐसी व्यवस्था से और भी क्या उम्मीद की जा सकती है आखिरकार? अब तक 265 में से 255 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और सबसे आगे इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अब तक 100 सीटें जीत चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है जिसके पास 73 सीटें हैं। तो ये इस वक्त जो आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये आम चुनाव के नतीजे हैं पाकिस्तान में। वहीं तीसरे पर बिलावल भुट्टो की पीपीपी है जो अब तक 54 सीटें हासिल कर चुकी है। इसके बाद चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पर है अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएमपी जिसके पास 17 सीटें हैं। तो नतीजों से साफ हो चुका है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। ऐसे में अब सभी पार्टियां सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लगी हैं। नवाज शरीफ की कोशिश है कि किसी भी हाल में सरकार वही बनाए, जबकि बिलावल चाहते हैं कि वो गद्दी पर बैठे। ऐसे में सरकार बनाने का क्या गुणा गणित हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में हमारी। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, एमक्यूएम के साथ मुलाकात करें कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं। नवाज के आदेश के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। संभव है कि नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP मिलकर नई सरकार बनाएं। यानी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीग में सीटों का शतक लगाने के बावजूद इमरान खान मैच हार चुके हैं। मतलब साफ है कि आर्मी चीफ मुनीर जो चाहते थे पाकिस्तान में वही हो रहा है। सेना ने साम दाम दंड भेद के साथ इमरान खान को अपनी गुगली में फंसा लिया है। अब सवाल यह है कि फौजी सरकार का अगला प्यादा कौन होगा, मतलब वजीर आजम की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्योंकि आसिफ अली जरदारी की पूरी प्लानिंग बिलावल को प्रधानमंत्री बनाने की है और शहबाज शरीफ के साथ हुई बैठक में जरदारी ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की है। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 में से 134 सीटें जीतनी जरूरी हैं, लेकिन इस आंकड़े को कोई भी पार्टी अकेले दम पर छू नहीं पाई। ऐसे में नवाज की मुस्लिम लीग और बिलावल की पीपुल्स पार्टी साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बनेगी कैसे वो भी समझ लीजिए। अब तक के नतीजों में नवाज की PMLN को 73 सीटों पर जीत मिली है। बिलावल की PPP के खाते में 54 सीटें आई हैं, जबकि फजलुर रहमान की JUIF सिर्फ 2 सीटों पर जीती है। गठबंधन के बाद कुल सीटें होती हैं 129 और बहुमत के लिए चाहिए 134। ऐसे में अभी 5 सीटों की और दरकार है, जबकि 10 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। अब अगर गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी। इसकी तैयारी नवाज शरीफ ने पहले ही कर दी है। कल तो वो पूरे नतीजे आने से पहले ही आवाम के सामने पहुंच गए और इमरान समर्थित उम्मीदवारों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। आर्मी का सपोर्ट मिलने की वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर जोश से भरे हुए थे।
लेकिन इमरान के निर्दलीय प्रत्याशियों की धुआंधार जीत से नवाज का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, इसलिए अब वो सभी को साथ आने की दावत दे रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी नवाज का ऑफर कबूल करते हैं या अपने कैप्टन के वफादार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नवाज और बिलावल मिलकर सरकार बनाने की जुगत में लगे हैं, तो नतीजों के बाद पाकिस्तान सुलगने लगा है। इमरान खान से समर्थक सड़क पर इमरान खान के आए हुए हैं और सेना को खुली चुनौती दे रहे हैं इस वक्त। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में हुए चुनाव का परिणाम क्या गृह युद्ध है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए चुनाव से पहले जो दावा किया गया था वो शायद सच साबित हो रहा है। नतीजों में गड़बड़ी के वीडियोज आए, नतीजों के बाद हिंसा की तस्वीरें हैं जो भविष्यवाणी को सही करार दे रही हैं। गाड़ियों में आगजनी, सुलगता हुआ धुआं, सड़क पर दौड़ते लोग। चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी, कहीं ना कहीं वो सच साबित होती नजर आ रही है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दावा किया था कि अगर चुनाव में धांधली हुई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। काउंटिंग के दौरान धांधली की तस्वीरें दुनिया ने देखी। दोबारा मुहर लगाकर वोट कैंसिल किए गए। यहां तक कि काउंटिंग सेंटर में घुसकर वोटों की चोरी तक की गई। इस धांधली के खिलाफ इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में लगभग यही हाल है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इमरान खान की बहन ने तो यहां तक कह दिया कि जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत पर डाका पड़ सकता है। इमरान के खिलाफ राजनीति के पिच पर नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी ने जमकर यॉर्कर्स और गुगली डाली। कोशिश थी इमरान को क्लीन बोल्ड करने की, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने सेना और नवाज शरीफ की हर बाउंसर को बाउंड्री पार पहुंचाया और सीटों का शतक लगाने में कामयाब रहे। इमरान की पार्टी अब सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। सोचिए, जिस टीम का कैप्टन 6 महीने से जेल में बंद हो, उसकी टीम से बल्ला छीन लिया गया हो और मैदान में भी जिसकी टीम को चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, उस टीम के लिए अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं रहता। लेकिन पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने पीटीआई के खिलाफ हर साजिश को नाकाम कर दिया और इस बात का भरोसा इमरान खान को पहले से था। तमाम विपरीत हालात के बाद भी इमरान समर्थक उम्मीदवारों की जीत बताती है कि पाकिस्तान की आवाम की पहली पसंद न सिर्फ इमरान खान है, बल्कि उन्हें इमरान खान पर आज भी भरोसा है। लेकिन ये बात न नवाज को हजम हो रही है और न सेना को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर बीजेपी का इवेंट नहीं था। कुछ लोग इसे बीजेपी का इवेंट बता रहे थे, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष होने के बाद भी मैं अयोध्या नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी अयोध्या गए थे। कांग्रेस का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो नहीं गए उन्हें न माया मिली न राम। इवेंट बना दिया, बीजेपी इवेंट बना दिया। मैं पूछता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं भी कहा था उस कार्यक्रम में। बीजेपी का कौन था वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री। वो तो न्यास ने किया। इट वॉज नॉट ए बीजेपी इवेंट। लेकिन हां, अगर किसी का कर्म उसको कचोटे और वह उसमें शामिल होने से रह जाए तो मैं क्या करूं? तो हम क्या कर सकते हैं? इस दुविधा के बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा, राम नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। जोर से बोलो जय सिया राम। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राम मंदिर पर सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। राम मंदिर पर सदन ने प्रस्ताव पारित किया। हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो बड़ी बातें कही वो आपके सामने। कुछ लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। मुझे चुनौतियों में आनंद आता है, प्रधानमंत्री ने ये कहा। ये राम मंदिर पर सदन में प्रस्ताव पारित किया। हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें ये कही गई। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को
इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को। देवभूमि उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर के आज जी न्यूज अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर खरीदता बेचता था। और भी चौंकाने वाले खुलासे हम आज अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं। देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। हिंसा में शामिल दोषियों को पकड़ने में पुलिस दिन रात एक किए हुए है। इस बीच जी न्यूज हल्द्वानी हिंसा के सबसे बड़े सूत्रधार पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज हिंसा के सबसे बड़े रचयिता का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। उसकी हर करतूत से पर्दाफाश होगा। साथ ही आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टैंप पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहां पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहां पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को ज़मीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेची गई और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप। और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात यह भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं। उस पर हम उनकी जो संरचना उसको सील करते हैं और फिर इसकी जांच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को एलआईयू की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई।
अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में पीएसी लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। एक और खुलासे के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अरशद अयूब और समाजवादी पार्टी के ही नेता के भाई जावेद सिद्दीकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा नेता जावेद सिद्दीकी, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पे या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं हल्द्वानी के गुनहगारों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। देवभूमि को दहलाने वाले हिंसा के इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। दरअसल 3 एफआईआर में 18 नामजद आरोपी हैं, जबकि 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं हिंसा के करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रशासन इस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आरोपियों पर एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी हिंसा भड़काने वालों की खैर नहीं। तो एक तरफ पुलिस को हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को 6 बमबाज लड़ाकों की भी तलाश है। इन 6 लड़कों पर पेट्रोल बम बनाने और उसके जरिए हिंसा की आग भड़काने का संगीन आरोप है। हजारों की भीड़ में शामिल इन 6 चेहरों की तलाश बेशक मुश्किल है, लेकिन हर एक गुनहगार पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस की टीम जिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है, वैसे में उनका बच पाना नामुमकिन है। हल्द्वानी जलाने वाले वो 6 लड़के कौन? पेट्रोल बम वाले वो 6 लड़के कौन? ये देखिए, इस बोतल में पड़ा हुआ है पेट्रोल। पद्रवियों ने किस तरह से पेट्रोल बम जैसी चीज का भी प्रयोग किया है, उसकी ये साफ सीधी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। थाना फूंकने वाले वो 6 लड़के कौन? हल्द्वानी में हिंसा की आग भड़काने वाले चेहरे कौन कौन से थे? किन किन लोगों ने मिलकर देवभूमि उत्तराखंड के अमन चैन में आग लगा दी? उन चेहरों को बेनकाब करने में जुटी पुलिस की जांच अब 6 लड़कों के इर्द गिर्द घूम रही है। हिंसा भड़काने के गुनाहगार इन 6 लड़कों पर पेट्रोल बम बनाने, उससे हमला करने और आगजनी के संगीन आरोप हैं। उन्हें धर दबोचने के लिए पुलिस की टीम तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनका सुराग लगाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज का और जो जितने भी हमारे पास वीडियो शेयर हुए हैं, कुछ मीडिया के लोगों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, कुछ पब्लिक वालों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम आप लोगों को ब्रीफ करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हल्द्वानी के 3 इलाकों में बवाल हुआ। पहली जगह थी मलिक का बगीचा, दूसरी जगह गांधीनगर का इलाका और तीसरी जगह थी बनभूलपुरा थाना। बताया जा रहा है कि तीनों जगह बेशक भीड़ अलग अलग थी, लेकिन साजिश की कड़ियां एक थीं। लेकिन बनभूलपुरा थाने के पास हुई हिंसा की जांच में तो तथ्य छनकर सामने आया है, जिससे जांच एजेंसियां सख्ते में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में पेट्रोल बम वाली साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश के तहत पेट्रोल बम बनाने वाले 6 लड़कों की हल्द्वानी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये 6 लड़के पेट्रोल बम बनाकर उपद्रवियों को दे रहे थे। इन लड़कों ने बम बनाने के लिए थाने के आसपास खड़ी बाइक से पेट्रोल निकाला। मौके वारदात पर मौजूद जी मीडिया संवाददाता ने भी पेट्रोल बम वाली साजिश का खुलासा किया था। पहले उपद्रवियों ने किस तरह से कल पेट्रोल बम जैसी चीज का भी प्रयोग किया है, उसकी ये साफ सीधी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि कैसे पेट्रोल बम बनाया गया, गाड़ियों में आग लगाने से पहले उनका पेट्रोल निकाला गया और इस तरह से पेट्रोल बम बनाकर पुलिस के ऊपर हमला किया गया। वहीं हिंसा के बाद से ही उत्तराखंड सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन में है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हिंसा में स्थानीयों के साथ साथ बाहरी लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ है। दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। कुछ लोग बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। पुलिस इसके बारे में सत्यापन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों के चेहरे प्रकाश में आए हैं उन सबको उनकी पहचान की जा रही है, तस्दीक की जा रही है। हल्द्वानी के गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हिंसा फैलाने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी गई है। उन्हें 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बनभूलपुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है, जिसकी निगरानी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। उन्हें प्रशासन के दिशा निर्देश में काम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हल्द्वानी में कैंप करने और जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन पुलिस के सामने साजिश की कड़ियों को जोड़ना और पेट्रोल बम बनाने वाले 6 लड़कों को सबसे पहले कानून के शिकंजे में लाने की चुनौती है। हल्द्वानी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।